हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था मैथमेटिक्स के ऊपर, है ना। और मैथमेटिक्स में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम था रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। और उसका सबसे पहले हम लोग बेसिक कर रहे थे। जो क्लास 11 में कुछ विद्यार्थी वैसे होंगे जो क्लास 11 में पढ़े होंगे, या फिर कुछ वैसे विद्यार्थी भी होंगे जो क्या क्लास 11 में नहीं पढ़े होंगे, और बहुत से वैसे विद्यार्थी होंगे जो पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे, है कि नहीं बात। तो मेरा पर्पस ये है कि अगर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो हम जीरो लेवल से शुरू करें। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब स्टार्टिंग से हम लोग आगे चलेंगे ना तो चीज़ें बेहतरीन समझ में आएगी। कहीं पे कोई चीज़ डाउट नहीं रहेगा, है कि नहीं बात। तो हम मेरा प्रयास रहेगा कि 11 में जो जो चीज़ें 11th का 12th से कनेक्ट करेगी उस चीज़ को थोड़ा सा हम बता दें और फिर आगे बढ़े तो आपको बेहतरीन समझ में आए। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको चीज़ रिकॉल हो जाएगा, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको चीज़ को समझ भी लेंगे, है ना। तो आज का जो लेक्चर है, आज के वही लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सेट थ्योरी, मतलब सेट के ऊपर कि सेट क्या होता है, मतलब समुच्चय के ऊपर हमने वहां पे समुच्चय को बताया था। और वहां पे हमने इसलिए ये भी बात बताया था कि कोई भी समुच्चय होता है तो उस समुच्चय को प्रदर्शित करने का तीन तरीका होता है ना। मतलब कोई भी सेट को तीन तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला मेथड बताया था हमने क्या, रोस्टर फॉर्म, या उसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। दूसरा बताया था हमने विजुअल फॉर्म। तीसरा बताया था हमने क्या, प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तीन तरह से कोई भी समुच्चय को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है जी। आज हम उसके आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा अध्याय चल रहा था, क्या चल रहा था बाबू, रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या चल रहा था बाबू, रिलेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको बोलते हैं संबंध एवं फलन। क्या बोलते हैं इसको, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। क्लियर है, संबंध एवं फलन। और इसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, यही चैप्टर मेरा चल रहा था। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक्स कवर कर रहे थे, जो हमारा 11th में छूट गया था, या फिर अगर पढ़े भी है तो जो भूल गए होंगे, है ना। तो आज उसी को अगर आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। हम लोग बात कर रहे थे बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन पे। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन। क्या चल रहा था, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस, है ना। और बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशंस में हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक था वो क्या था, पहला टॉपिक था सेट्स। हमने सेट्स को कवर कर लिया था, समुच्चय। क्योंकि आपको रिलेशन के बारे में समझना है तो आपको सेट को समझना पड़ेगा, तो हमने सेट को समझ लिया था। क्लियर है जी, क्लियर है चीजें। अच्छा, आज हम उसके अगर बात करें आगे, तो आज जो हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा जो सेकेंड टॉपिक आज होगा वो क्या होगा, सेकेंड टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, क्रमित युग्म के बारे में। पहले हम टॉपिक लिख देते हैं कि बेसिक में हम लोग कवर क्या करेंगे, है ना। बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन में सेट को तो हमने कवर कर लिया था। सेकंड में जो आज हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को बोलते हैं वह क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, इसको कवर करेंगे, है ना। जब ऑर्डर्ड पेयर कवर कर लेंगे हम लोग, तब तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स,
है ना, मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, इसको कवर करेंगे। जब ये पढ़ लेंगे अपन तो फिर चौथे टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने। वो जो चौथा टॉपिक होगा हम लोगों का, वो पढ़ेंगे क्या, वो चल आएंगे अपने रिलेशन पे, रिलेशन एंड, है ना। तो हम लोग चलेंगे रिलेशन पे, संबंध पे, ठीक है ना। यहाँ पे चलेंगे रिलेशन, चौथे टॉपिक में, सॉरी चौथा। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे रिलेशंस पे यानी संबंध पर। तो पहले हमको इन टॉपिक को समझना पड़ेगा, इन टॉपिक को, तब हम रिलेशंस पे आएंगे, ठीक है। और तब रिलेशंस जब पढ़ लेंगे तो ये सब बेसिक चीजें था जो क्लास 11 में था हमारा कवर हो जाएगा। और तब हम क्लास 12 के रिलेशन पर प्रोसीड कर जाएंगे, और वो हमारा रहेगा क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लियर है जी। तो अभी सबसे पहले इस सब कुछ चीजों को समझना जरूरी है। हमने पिछले लेक्चर में सेट्स के ऊपर बात कर लिया था, मतलब इस चीज को हमने समझ लिया था पिछले लेक्चर में, सेट्स क्या होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए थे हम, है ना। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, क्रमित युग्म के बारे में। इसके बारे में आज पूरा ध्यान से समझेंगे अपन, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और फिर रिलेशंस के ऊपर अपन आ जाएंगे। क्लियर है। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा दिएगा, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। दूसरा जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे अपन, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जिसको बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। टेंशन नहीं लेना, मस्त पढ़ेंगे अपन। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर सिंपल होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर है या कोई दो वेरिएबल है, कोई भी दो वेरिएबल, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, कोई दो वेरिएबल, जैसे ए और बी है, ए और बी है। इन दोनों को आपने क्या किया, कोमा लगा दिया इन दोनों के बीच में, और इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो ये जो बनी, ये जो बना, ये बना, इसको जो ये जो संरचना है बनी, क्या मेरे पास दो नंबर, दो वेरिएबल था बेसिकली ए और बी। हमने क्या किया, इन दोनों को कोमा लगाया, और कोमा से, है ना, कोमा के अंदर इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया। तो जो चीज बना इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। अब यहाँ पे आप कोई दो नंबर भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकता है, कोई दो ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर उन दोनों को आप कोमा से सेपरेट करके एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है जी चीजें। तो हम क्या बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, है कि यदि यदि दो, है ना, संख्याओं, सॉरी, यदि दो संख्याओं कोमा, है ना, संख्याओं कोमा चर या वस्तुओं को, वस्तुओं को बुझे, है ना, वो जो कोमा से ब्रैकेट के अंदर, कोमा बोल सकते हैं, कोमा लिख देते हैं, कोमा से ब्रैकेट के अंदर, कोमा देकर, है ना, ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट ऐसा इसको बोलते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर, के अंदर लिख दिया जाता है जाता है, तो वह, तो वह क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्लियर है। कोई भी दो चीज को आप कोमा दे करके ब्रैकेट के अंदर अगर आप लिख दिए तो जो बना वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर्ड पेयर।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर लिया जाए, क्या क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे मेरे पास दो चीजें था ए और बी, हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये जो है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। इसके अलावा मेरे पास एक्स और वाई था, हमने ये दोनों को क्या किया, ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया, ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। मेरे पास 3 और 4 था, दो नंबर्स था, हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस तरह की जो चीजें होंगी उसको कहा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। अब एक बात समझना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे आप लोग, आपको वो चीज स्मरण भी होगा। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा अगर एग्जांपल ले अपन, आप लोग पढ़े भी होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है, देखिए चीजों को समझिएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 2, यहाँ पे वैसे ही 1 है, यहाँ है 2, यहाँ है 3। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, जैसे ले सकते हैं जी, जैसे 1,2 हमने एक पॉइंट लिया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट अगर 2 लीजिएगा तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहीं पे पड़ेगा ना जी, है ना। आराम से समझिएगा, क्योंकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक हमने पॉइंट लिया और पॉइंट का लिया 1,2। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट पड़ा वो पड़ा 1,2, सही है। एक और हमने पॉइंट लिया, इसको पलट दिए हम, मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पर वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट अगर पलट दिया जाए, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट जब 1 होगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट जो होगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट। जब इसको ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,1। अब आप ध्यान से क्लियर देख पा रहे होंगे कि 1,2 और 2,1 दोनों फिक्स पॉइंट, मतलब दोनों सेम पॉइंट नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट अलग अलग होते हैं, ये भी यहाँ पर भी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर भी एक तरह से ये दोनों क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन इन दोनों का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर 1,2 बात कर रहे हैं तो वो अलग पॉइंट है, और 2,1 लिख रहे हैं तो वो अलग पॉइंट है। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे दोनों का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी नंबर या वेरिएबल कुछ भी लिखा होगा तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, मेरा समझाने का पर्पस बस इतना था कि अगर आपको बोल दिया जाए ए कोमा बी और बी कोमा ए क्या दोनों सेम चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोमा बी था, इसको पलट दिया जाए तो बी कोमा ए क्या दोनों सेम है, तो नहीं। ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों सेम चीजें नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पे जब पोजीशन को फ्लिप करने से उसका पोजीशन बदल जा रहा है, पॉइंट बदल जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ बदलने से ऑर्डर पेयर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक बात हम लिखना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, और आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, क्या, ए कोमा बी एंड बी कोमा ए एंड बी कोमा ए आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिफरेंट थिंग्स कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, अर्थात मेरा कहने का सेंस बस इतना है, अगर आप ए कोमा बी को देखो और बी कोमा ए को देखो, कहोगे कि दोनों बराबर है, तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इन दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं, ये दोनों सेम नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि दो ऑर्डर्ड पेयर का पोजीशन अगर बदल दिया जाए, उसमें नंबर का अगर पोजीशन बदल दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर्ड पेयर सेम रहेगा, नहीं, ऑर्डर्ड पेयर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है चीजें, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगर मान लीजिए फिर भी अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कभी कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, है ना, जैसे मान ले दो ऑर्डर्ड पेयर में समानता अगर देखें, है ना, हम बात कर रहे हैं दो क्रमित युग्मों में समानता, है ना,
दो क्रमित युग्मों में समानता। क्या समानता है भाई दोनों क्रमित युग्म में? तो अगर आपके पास मान ले दो क्रमित युग्म है, सपोज दैट, अब बात करिएगा, मेरे पास दो क्रमित युग्म है, एक है ए कोमा बी, है ना, और एक क्रमित युग्म है मान लीजिए बी कोमा सी। अब बोल रहा है कि नहीं भाई ये जो क्रमित युग्म है ना ये दोनों बराबर है। देखने से तो नहीं लग रहा बराबर है ना, क्योंकि ए कोमा बी ये अलग है, ये अलग है, लेकिन फिर भी नहीं, हमको बोला कि नहीं भाई दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बराबर तब होगा, इन दोनों बराबर तब होगा, है ना, जब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाए और इसका जो सेकंड एलिमेंट है उस सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाए, है ना। मतलब ये दोनों क्रमित युग्म बराबर तभी होगा, है ना, ए बराबर बी और सी बराबर, मतलब ए कोमा बी और सी कोमा डी बराबर होगा, कब होगा, यदि यदि कब ए बराबर हो के कर, ए बराबर हो सी के, एंड क्या हो, बी बराबर हो के कर डी के। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, अगर ऐसा हो रहा है तब इस कंडीशन में दोनों ऑर्डर पेयर बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर है चीजें? अब जैसे इस पे एक सवाल बन जाता है, बहुत प्यारा सा सवाल बनता है, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है ना, हालांकि 11 में बेसिकली पूछा जाता है लेकिन फिर भी बता देते हैं हम, कि पूछ दिया गया कि यदि x+1 है ना कोमा 4 बराबर के कर है, बराबर है 4 है ना, जैसे 4 है ना और y+1 के, तो x बराबर वाट और y बराबर वाट, है ना, ये दोनों बराबर है, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों बराबर है, तो आपसे x और y का मान पूछा, आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसका आप हल करने जाएं, अगर आप इसका क्या करने जाएं, हल करने जाएं, सॉल्यूशन करने जाएं, तो सिंपल आप क्या बोलिएगा, सिंपल बोलिएगा कि मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर था, एक x+1 इक्वल कोमा 4 था और ये बराबर के कर है 4 कोमा y+1 के। अब आप एक बात खुद बताइए, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होगा, बराबर तब होगा जब इसका पहला एलिमेंट, किसका, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के बराबर हो और इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो, तभी तो बराबर होगा। तो अगर बराबर करते हैं हम, यानी x+1 बराबर होगा 4 के, x+1 बराबर क्या होगा 4 के, और अगर x+1 4 के बराबर होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग खुद बताइएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4 और ये प्लस में तो उस साइड माइनस में 4 - 1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3। चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सेम वैसे ही अगर मान लीजिए बात करें यहाँ पे ये दोनों बराबर कब होगा, जब 4 बराबर होगा y+1 के, है ना, 4 बराबर जो होगा वो क्या होगा y+1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे ऐसा करें तो इधर 4 है, ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो यहाँ से y का जो वैल्यू निकल के आएगा, y बराबर यहाँ से भी कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, क्लियर है ना। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानकारी था। तो आप लोग ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पोजीशन को बदल दिया आप एलिमेंट को, तो ऑर्डर्ड पेयर भी बदल जाता है, सेम नहीं रहता है। क्लियर है जी? अच्छा, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, ऑर्डर्ड पेयर हमको क्लियर हो गया। अब चलते हैं दो समुच्चय को कार्तीय गुणन पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कि अगर हमको दो समुच्चय दे दिया जाए, दो सेट दे दिया जाए, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? तो सिंपल बात अगर करें, हम बात क्या कर रहे हैं, मेरा जो टॉपिक बन रहा है 3rd नंबर टॉपिक, है ना, कौन टॉपिक, 3rd नंबर टॉपिक जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन।
ध्यान समझिएगा, पूरा समझ में आएगा चीजें। तो अगर दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में बात किया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए, तो पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। जैसे मान लीजिए हमको दो सेट दे दिया ए और बी, तो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो सेट दे दिया, सेट ए तथा बी के कार्तीय गुणन को प्रायः कार्तीय गुणन को सेट ए तथा बी के कार्तीय गुणन को प्रायः कोई द्वारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, है ना, या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है चीजें। जैसे मान लीजिए हमको दो सेट दे दिया, दो सेट जैसे ए और बी दिया, और ये दोनों के कार्तीय गुणन पूछा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा, तो आप उसको ए क्रॉस बी लिखिए। क्रॉस नहीं पढ़ा जाता है एक्चुअल में, इसको पढ़ा जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या फिर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करिएगा, ये दोनों सेम चीज नहीं है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अलग है और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अलग है। कैसे अलग है समझ में आएगा आगे, है ना। कैसे अलग है हम आगे समझाएंगे, इस चीजों को आराम से आप समझिए, है ना। आप याद रखिएगा, यहाँ पे नोटिस करके रखिएगा, नोटिस दैट क्या नोटिस करना है, नोटिस आपको ये करना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तथा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, मतलब दोनों सेम चीज नहीं है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, दैट मीन्स कहने का मतलब है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है वो बराबर नहीं होगा कि अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है। दोनों सेम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले तुमको सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दो सेट दिया गया, मान लीजिए आपको दो सेट दिया गया, सेट ए दिया क्या, सेट ए आपको दे दिया कितना, ए कोमा बी, ठीक है। और आपको एक सेट बी दे दिया गया और ये कितना दिया गया होगा, 1 2 और 3, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। सेट क्या होता है हम बताए थे पिछले लेक्चर में। अब अगर ये दोनों को गुणा करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है जी, सेट ए का सेट बी से गुणा करना है। तो अगर आप सेट ए का सेट बी से गुणा करेंगे, मतलब सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे सेट बी से, इसको पढ़ते क्या है, पढ़ने के लिए सीखे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है ना। तो पहले ए आया है, पहले कौन आया, ए है ना। तो पहले अगर ए आया है तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जितना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है उस सबको बना करके एक सेट के रूप में लिख दीजिए, वही का होगा आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि अगर आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ जितना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है उन सबको आप एक सेट के रूप में लिख दीजिए, वही आपका होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मान, या फिर ए क्रॉस बी भी पढ़ा जाता है रफली, है ना। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है आप सोचिए, ए का 1 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो ए कोमा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात नोटिस करिएगा, क्योंकि पहले ए आया है, पहले सेट आया है, इसलिए पहले सेट ए का एलिमेंट आएगा, है ना। अगर पहले सेट बी आता तो पहले सेट बी का एलिमेंट आता, ये बात याद रखिएगा ऑर्डर पेयर में, है ना। तो पहले ए आया तो यहाँ से सोचेंगे ए का 1 से ऑर्डर पेयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ए का 2 से भी बन सकता है, ए कोमा 2। अच्छा ए का 3 से नहीं बनेगा, क्या बनेगा जी, ए कोमा 3। और क्या बनेगा, बी का 1 से बनेगा, बनाइए, बी का 1 से, बी का 2 से भी बनेगा, बी का 2 से, अरे बनेगा नहीं बनेगा, और फिर एक बनेगा बी का 3 से भी बनेगा, ठीक है ना। यही बना लेते हैं इधर, बी का 3 से बनेगा।
तो इतना ऑर्डर्ड पेयर बना, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना, अगर इस सभी ऑर्डर्ड पेयर को हम एक सेट बना देते हैं, ब्रैकेट में लिख करके सेट बना दिए, तो यही जो है ना, यही जो पूरा कहलाया, यही क्या कहलाया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। समझ में आ रहा है चीजें? अच्छा, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पूछेगा तो क्या बताएंगे, बताइए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो आप लोग क्या करें, बहुत सिंपल है सर। जैसे यहाँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पूछा, तो आप सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ पूरा पॉसिबल ऑर्डर पेयर को लिख दिए। वैसे ही अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पूछा, तो आप क्या करिए, सेट बी के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ जितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकता है सबको लिख दीजिए। तो अब भी इधर से चलेंगे ना, क्योंकि पहले ई है, देखिए बी है पहले, तो इसे 1 का ए से ऑर्डर पेयर बनेगा, तो 1 कोमा ए क्या बनेगा, 1 कोमा ए। अच्छा, 1 का किससे बनेगा, और बी से भी तो बनेगा, तो बन जाएगा 1 कोमा बी। अच्छा, 2 का ए से बनेगा, नहीं कहा बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा, तो 2 कोमा 1, सॉरी 2 कोमा ए, आई एम रियली सॉरी, 2 कोमा ए। अच्छा, 2 का बी से भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो 2 कोमा बी। अच्छा, उसी प्रकार 3 का सर, 3 का भी बनेगा भाई, 3 का 1 से बना लो तो हो जाएगा 3 कोमा ए, और इसी प्रकार 3 का बी से बना लो तो हो जाएगा 3 कोमा बी। एक बात बताइए, आप लोग खुद बताइए, इसको सेट के रूप में लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो गया बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो ऊपर जो लिखा गया है ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, और नीचे जो है वो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है। मतलब हुआ का खाली, हुआ खाली का एलिमेंट का पोजीशन फ्लिप कर गया। देखिए ए कोमा 1 था, यहाँ 1 कोमा ए हुआ, यहाँ पे ए पहले था तो ए का एलिमेंट पहले आया है, और यहाँ बी पहले आया तो यहाँ पे बी का एलिमेंट पहले आया है। बात यही है खाली, बात क्लियर है? अब एक बात आप खुद सोचिए, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि 1 कोमा मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, अगर इसके इसमें एलिमेंट के पोजीशन को अगर बदल दें तो एलिमेंट भी बदल जाता है। तो आप खुद सोचिए, क्या ए कोमा 1 और 1 कोमा ए दोनों सेम चीज है क्या? नहीं। उसी प्रकार से ए कोमा 2 और 2 कोमा ए, ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। मतलब इसका सब एलिमेंट और इसका सब एलिमेंट अलग अलग है, क्योंकि ऑर्डर बदल जाने से एलिमेंट भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ बताया था ए कोमा बी और बी कोमा ए सेम नहीं है, उसी प्रकार से है ना, यहाँ पे ए कोमा 1 और 1 कोमा ए सेम नहीं है, और सेम नहीं होने की वजह से ये अलग सेट है और ये अलग सेट है। और चूंकि ये दोनों अलग अलग सेट है, तो यहां से हम क्लियर बोल पा रहे हैं, यहां से हम क्लियर बोल पा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो होता है ना, वो बराबर नहीं होता है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। यहां से हमको बातें समझ में आ गई कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो होता है वो बराबर नहीं होता है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। क्यों नहीं होता का जवाब सामने है। क्लियर है चीजें? ठीक है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर नहीं होता है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा। आप नोटिस करिए, देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, वो है 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है 6 गो है। मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में क्या एलिमेंट है, 6 गो। अच्छा, इसमें भी तो 6 गो है, देख लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी तो 6 है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, इसमें भी क्या गो है, 6 गो है। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि हाँ, ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। दोनों में क्या बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो होता है ना, वो बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं जी। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, एक बात और नोटिस करिएगा, बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर तो होते हैं दोनों में, लेकिन होते कितना है भाई। तो एक बात बताइए, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए का गो है, 2 गो है। और सेट बी में क्या एलिमेंट है, 3 गो है जी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी का गो है, 3 गो है। तो ये दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या एलिमेंट है, 6 गो। तो क्या हुआ, ये दोनों गुना हो गया, 3 दूनी 6। अरे यही तो हुआ, तबे तो 6 आया यार। अगर इसमें अगर मान लीजिए इसमें अगर 4 एलिमेंट रहता, इसमें क्या एलिमेंट रहता, 4 गो, और इसमें रहता, एक मिनट इधर लिखते हैं, अगर ए में रहता मान लीजिए 4 एलिमेंट, क्या एलिमेंट रहता, 4 गो, और बी में रहता 5 गो, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा, आप खुद बताइए। गुना कर देना, 5 चौका 20, है ना। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्डियल प्रोडक्ट ए, ये दोनों जो बराबर होता है ना, ये दोनों जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है बाबू, ये बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, है ना। ये दोनों में जो एलिमेंट है उसको गुना कर दीजिए, काम हो जाएगा। क्लियर है चीजें, समझ में आ रहा है चीजें। मतलब यहां से अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, जो बराबर होगा वो बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, और ये क्या बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बस ये है पूरा, ठीक है जी। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ रही होगी, सटीक आ रही होगी। तो ये था पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा फंडा, है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सेट कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में, ऑर्डर्ड पेयर को कवर कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर पूरा समझा दिया, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे, है ना, सब समझा दिए। और तीसरा जो टॉपिक था इसको भी हमने कवर कर लिया, ये कार्तीय गुणन को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। यहां तक में से अगर कोई भी डाउट हो अगर आपको तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशंस, है ना। और रिलेशंस में ही हम लोग इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में भी जानेंगे। तो अगले टॉपिक पे तरफ हम प्रोसीड करें तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। और मस्त समझते हैं रिलेशन को। चलिए आगे समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है ना, फोर्थ टॉपिक, उसको अपन कवर करते हैं। और जो चौथा मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है रिलेशंस, है ना। उसको बोलते हैं संबंध, है ना। आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, चीजों को ध्यान से समझते चलिए। रिलेशंस के बारे में अगर बात करें, संबंध के बारे में बात करें, संबंध होता क्या है, किसको बोलते हैं रिलेशन। तो देखिए, जैसे दैनिक जीवन में रिलेशन होता है, हमारे मम्मी पापा से रिलेशन होता है, भाई बहन से रिलेशन होता है ना, गुरु शिष्य का रिलेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे रिलेशन होते हैं दैनिक जीवन में। तो जिस प्रकार से दैनिक जीवन में रिलेशन होता है उसी प्रकार से मैथ्स में भी रिलेशन होता है भाई। लेकिन बात यह है ना कि दैनिक जीवन में जो रिलेशन होता है वो व्यक्तियों के बीच होता है ना। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से होता है, जैसे मेरा आपसे रिलेशन है ना, आपका किसी और से होगा, आपका भी हमसे है कि बात। तो जो दैनिक जीवन में जो रिलेशंस होते हैं वो दो व्यक्तियों के बीच होते हैं, लेकिन जो मैथ्स में रिलेशन होता है बाबू, दो सेट के बीच में रिलेशन होता है। इसलिए सेट पढ़ा है पहले, क्योंकि मैथ्स में जो रिलेशन होता है वो सेट्स के बीच में होता है, दो सेट्स के बीच में होता है। और जब तक आप सेट्स नहीं जानते, सेट के बारे में नहीं जानते, तब तक आप रिलेशन को कहां समझ पाते हैं, है ना चीजें। तो जो रिलेशन होता है वो दो सेट्स के बीच में डिफाइन किया जाता है। मतलब सबसे पहला बात रिलेशन के बारे में क्या हमको समझ में आ रहा है कि संबंध दो समुच्चयों के बीच में परिभाषित किया जाता है, दो समुच्चय के बीच परिभाषित किए जाते हैं, परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है जी। संबंध किसके बीच परिभाषित किया जाता है, दो समुच्चय के बीच परिभाषित किए जाते हैं। चलिए सही है, लेकिन ठीक है, परिभाषित किए जाते हैं दो समुच्चय के बीच, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो अगर संबंध का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए कि अगर ठीक है मेरे पास दो सेट दे दिया गया, तो आखिर में उन दोनों सेटों के बीच संबंध को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, है ना, संबंध को कहाँ
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, रिप्रेजेंटेशन अगर देखें संबंध का, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है संबंध को, है ना, तो आराम से समझते चलिएगा, चीजें आराम से समझ में आएंगी भी आपको। जैसे मान लीजिए हमको दो सेट दिया, है ना, यदि, है ना, और ए से बी में एक संबंध, जैसे मान लीजिए रिलेशन को इन जनरल ऐसा रिप्रेजेंट करता है, आर इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। इसको पढ़ते क्या, पहले इसको सीखिए, है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है रिलेशन को। इसको सबसे पहले आप पढ़ने के लिए सीखिए। जैसे मान लीजिए हमको दो सेट दिया, है ना, माना कि ए तथा बी, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, और इन दोनों समुच्चयों के बीच एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है आर, और करने से करने ए से बी में। जैसे मान लीजिए दो समुच्चय, सपोज डेट आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको दो समुच्चय दिया, ये मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, क्लियर है जी। और इन दोनों समुच्चयों के बीच ये है आपका सेट ए और ये आपका सेट बी। तो आप जो रिलेशन ये दोनों में डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो रिलेशन सेट ए से बी में डिफाइन कर सकते हैं, इधर से इधर, है ना, और अगर आप चाहें तो रिलेशन आप इधर से इधर भी डिफाइन कर सकते हैं, बी से ए में भी, है ना, वो डिपेंड करेगा, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया रहता है वो, है ना। तो रिलेशन जो है, मान लीजिए हमने सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन किया, और इस रिलेशन का एक नाम दे दिए आर है, इस रिश्ते का क्या नाम दो, है कि नहीं, बात बात आप लोग बोलते होंगे कि जो हमारे बीच जो रिश्ता है, इस रिश्ते का क्या नाम दिया जाए। कुछ तो सबके बीच रिश्ता होता है, सबका नाम भी होता है उस रिश्ते का। उसी प्रकार से जब दो सेट के बीच में जब रिलेशन डिफाइन किए जाते हैं, तो उस रिश्ते का भी एक नाम रखा जाता है ना, और उस रिश्ते का नाम किससे रखा जाता है, वो आर से। आर का मतलब रिलेशन, क्लियर है। तो हमने ए से बी में एक संबंध परिभाषित किया, आर रिलेशन परिभाषित किया, और इस रिश्ते का मतलब इस रिलेशन का हमने नाम क्या दिया, आर। अब इसको इतना लंबा ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं था, इसी चीज को थोड़ा सा कंसाइज करके लिख दिया जाता है। कैसे लिखा जाता है समझिएगा। जैसे इसी चीज को ऐसे लिख देगा, आर इज अ रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बात यही लिखा है कि आर एक संबंध है ना, जो सेट ए से बी में परिभाषित किया गया है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर इज अ रिलेशन सच डेट, बिंदिया जो दिख रहा है ना, इसको पढ़ते हैं सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम कहाँ, सेट ए टू सेट बी, सेट ए से बी में। इसको अगर लिखना चाहें, इसको क्या पढ़ा जाता है, ये जो पूरे चीज है, इसको पढ़ने के लिए आप लोग जानिए, है ना, क्योंकि मैथ से मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ कुछ गेम ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स लिखवाए थे हम। तो इस सब के बारे में जानिए क्या है। इसको क्या पढ़ते हैं कि आर इज अ रिलेशन, पढ़ते क्या है, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन सच डेट it is defined from such that it is defined from set A to B, set A to set B, ठीक है ना। इसको ही पढ़ते हैं क्या, आर इज रिलेशन सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, है ना। मतलब आर एक संबंध है जो सेट ए से बी में परिभाषित किया गया है ना, है ना। क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अगर बोलना चाहें तो इंग्लिश, हिंदी में आपको इसको क्या बोल सकते हैं, आर एक संबंध है, आर एक संबंध है, आर एक संबंध है जो, है ना, जो सेट ए से बी में, मतलब समुच्चय ए से बी में, जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित किया गया है, बी में क्या किया गया है, परिभाषित, परिभाषित किया गया है, ठीक है जी।
आर एक संबंध है जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित किया गया है। क्लियर है जी चीजें? अच्छा, अब इसको पढ़ने के लिए तो जान गए कि रिलेशन को कैसे लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं। सर रिलेशन होता कैसे है? सेट ए से बी में रिलेशन कैसा होता है, कैसा रिलेशन होता है? तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन कहने का मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन, कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है उस सेट बी के एलिमेंट के साथ किस प्रकार से कनेक्टेड है, वही रिलेशन है। जैसे यहां बात करें, मान लेते हैं कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है, क्या क्या है जी? तो सेट ए में एलिमेंट है ए, बी और सी, 3 एलिमेंट है। और सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या है? सेट ए में बी में एलिमेंट है ए 1, 2 और 3, मान लीजिए सपोज डेट, है ना। अब क्या है ना कि सेट ए का जो एलिमेंट है मतलब ए, वो कनेक्टेड है 1 से, सेट बी का सेट ए का एलिमेंट बी जो है ये भी 1 से कनेक्टेड है, और सी जो है ना वो 2 से कनेक्टेड है। तो ये एक रिलेशन बना, है ना। अब क्या पढ़ते थे, अब क्या पढ़ेंगे कि A इज रिलेटेड विथ 1, ए जो है ना 1 से रिलेटेड है, B इज रिलेटेड विथ 1, बी भी 1 से रिलेटेड है, और सी किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है। अब बताइए ऐसे रहेगा तो लिखने में थोड़ा सा मतलब डायग्रामेटिकली इसको लिखना है, और इसी चीज को एक अलग अंदाज में लिख दिया जाता है, इसी चीज को एक अलग अंदाज में लिख दिया जाता है, वो लिख दिया जाता है ऑर्डर्ड फॉर्म के, और सॉरी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। कैसे लिखा जाता है? तो ऐसा लिखा जाता है कि ए से बी में जो रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है, जो आर डिफाइंड किया गया है, इसमें क्या चीजें हैं भाई? तो ए जो है ना 1 से रिलेटेड है, ए जो है किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है ए कोमा 1, है ना। इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड विथ 1। क्लियर है जी? अच्छा, बी किससे रिलेटेड है? तो बी रिलेटेड है 1 से, बी किससे रिलेटेड है? तो बी भी रिलेटेड है 1 से, है ना, बी भी 1 से रिलेटेड है। और सी किससे रिलेटेड है? तो सी रिलेटेड है 2 से, सी रिलेटेड किससे है? 2 से। तो ई रिलेशन हो गया, ई जो रिलेशन है ई है। क्लियर है चीजें? यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ए कोमा 1 जो है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड विथ 1, ए इज रिलेटेड विथ 1, है ना। और इसको क्या पढ़ते हैं? बी कोमा 1 को बी रिलेटेड विथ 1, और सी कोमा 2 को क्या पढ़ेंगे? सी रिलेटेड विथ 2, है ना। मतलब ए जो है ना 1 के साथ क्या है? रिलेटेड है, यानी संबंधित है। यानी हिंदी लिखें तो क्या लिखेंगे? ए 1 के साथ संबंधित है। क्लियर है चीजें? ये बात है इसका, सही है जी। तो ये है बात। अब देखिए रिलेशंस बहुत तरह के बन सकता है, मतलब ए से सेट बी में बहुत तरह का मतलब बहुत रिलेशन डिफाइन किया सकता है, बहुत सारा है कि नहीं बात? कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए एक रिलेशन और डिफाइन किए सेट ए का सेट बी में, सेट ए से सेट बी में एक और रिलेशन हमने डिफाइन किया। जैसे मान लीजिए सेम चीज है, सेट ए है और ये मान लीजिए सेट बी है। क्लियर है जी? और सेट ए में जो एलिमेंट है, मान लीजिए कितना है, इसमें एलिमेंट है ए, बी और सी, और इसमें एलिमेंट कितना है? 1, 2 और 3। और इससे इसमें अब जो रिलेशन डिफाइंड हुआ, इस रिलेशन को हमने नाम दिया R1, है ना। क्या नाम दे दिया हमने? R1। अब जो रिलेशन है इसमें क्या है ना, इसमें जो है ना ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, और सी 3 से रिलेटेड है। तो ये भी एक रिलेशन बन गया, है ना, लेकिन ये अलग प्रकार के रिलेशन बना। समझ में आ रहा है चीजें? तो यहाँ पे जो रिलेशन R1 बना सेट ए से बी में, है ना, यहाँ पे क्या है? R1 एक रिलेशन है सच डेट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए से बी में डिफाइन किया गया एक रिलेशन यहाँ पे क्या है? R1 है। और जो R1 का जो मान है वो कितना है? R1 में क्या है? ए 1 से रिलेटेड है, तो ए कोमा 1 है, फिर बी 2 से है तो बी कोमा 2, और सी 3 से है तो सी कोमा 3। क्लियर है चीजें? तो एक मतलब दो सेट के बीच बहुत सारा रिलेशन डिफाइन किया सकता है, बहुत सारा, है कि नहीं बात? कितने डिफाइन किए सकते हैं वो बात करेंगे अपन अगले लेक्चर में, ठीक है। कि अगर आपको दो सेट दे दिया जाए तो उन दोनों सेटों के बीच, दो समुच्चयों के बीच कितना रिलेशंस परिभाषित किया जा सकता है, उसको बात करेंगे अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक रिलेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है ना। समझ में आ रहा चीजें? रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली 3 मेथड होता है।
जिस प्रकार से एक सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड होता है, उसी प्रकार से एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का भी क्या मेथड होता है, 3 मेथड होता है ना। जिसमें से पहला मेथड हमको दिख रहा है, ये पहला मेथड है कि इसी रिलेशन को, इसी चीज को यहाँ पे अलग तरीका से लिख दिया गया है, तो ये अलग मेथड है। और एक मेथड और होता है, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हालांकि इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे ये जो मेथड है, ये जो तरीका है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, ये तरीका है डायग्रामेटिकली, डायग्राम के द्वारा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको बोलते हैं विजुअल फॉर्म। कौन फॉर्म बोलते हैं? विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म है ना, विजुअल फॉर्म। अच्छा, ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को, ये अलग तरीका है ना, ये है ना, दिख रहा है, ये दोनों सेम है। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है, जिसमें से 2 तरीका आपको दिखाई दे रहा है, ये विजुअल फॉर्म है ना, इस डायग्रामेटिकली कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट करें उसको विजुअल फॉर्म बोलेंगे। इस तरह से टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक और होता है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को कहा जाता है प्रॉपर्टीज फॉर्म, प्रॉपर्टीज फॉर्म। ठीक है ना, इसी को कहा जाता है कोई प्रॉपर्टीज फॉर्म। इसका बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं। प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं आई, और जहां पर भी डाउट हो, हल्का भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और अगर वाकई में आपका किसी प्रकार से हेल्प हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल का सपोर्ट हो, हमारा मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।